नमस्कार। मैं मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर डीजीपी एंड प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत मिशन, आज आपसे मुखातिब हूँ उन संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, संभवतः जिसके बारे में अभी तक उतने विस्तार से चर्चा नहीं हुई है। जब भी मैं लोगों से बात करता हूँ, सभी लोगों की एक ही धारणा होती है कि ये मॉडल बहुत अच्छा है, देवी शक्ति से परिपूर्ण है और केवल इसी मॉडल के तहत हम एक महापरिवर्तित भारत पैदा कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही लोग बात कहते हैं कि परंतु ये बहुत कठिन है, ये बहुत मुश्किल है, इसमें समय लगेगा। मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि उन्हें इस मॉडल में क्या कठिन लग रहा है। क्या उन्हें कोई तकलीफ है? तो इस बात को मैं कई बार दोहराता हूं कि ना तो आपको धरना देना है, ना जुलूस निकालना है, ना किसी का पुतला जलाना है, ना कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना है, ना ही किसी कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन लगाना है, और ना ही जंतर मंतर पर धरना देना है। फिर सवाल उठता है कि क्या क्राइम फ्री भारत से हमारे वर्तमान जितनी भी समस्याएं हैं, क्या हमें उसका समाधान मिल रहा है? तो वर्तमान समस्याएं क्या हैं और उनका क्या समाधान हमें मिल रहा है, ये दोनों बिंदुओं पर विचार करना पड़ेगा। तो हमें इस बात पर बहुत गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। हमें ये सोचना होगा कि हमारी वर्तमान स्थिति क्या है। मेरे ख्याल से हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हमने अभी भी अपना तंत्र नहीं बना पाया है। हम सही मायने में स्वतंत्र नहीं हैं। तो फिर हमें क्या करना होगा? हम स्वतंत्र कैसे होंगे? और अभी जो नए 3 कानून आए हैं, क्या वो अपने कानून नहीं हैं? उन नए 3 कानून के नए 3 नाम होने के बावजूद और उन्हें 2023 में पारित होने के बाद और 2024 में लागू होने के बाद हम उन्हें अपना तंत्र क्यों नहीं मान रहे? तो इट इज ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। आप देखेंगे सेक्शन एज इट इज अडॉप्ट किए गए हैं, इसलिए चार्ट बनाया जाता है कि साहब ये सेक्शन किसके रेफरेंस वाला सेक्शन है। मतलब इट इज हूबहू वैसे ही रिप्रोड्यूस कर दिया है। यही कारण है ये हमारा तंत्र नहीं है, ये अभी भी अंग्रेजों का, गुलामों का तंत्र है। आज भी आम आदमी को उतना ही भटकाव, उतनी ही यातना, उतनी ही प्रताड़ना झेलना पड़ रही है। वो थाने जाता है, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। वहीं दूसरी ओर धन के प्रभाव में या राजनेताओं के प्रभाव में झूठी एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। जहां एक व्यक्ति की थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, वहां पूरे परिवार को अपराधी बना दिया जाता है। विवेचनाओं में जो साक्ष्य एकत्रित करना चाहिए वो नहीं किए जाते हैं
और कई बार तो फरियादी कि कई बार प्रार्थना करने के बावजूद भी बहुत सारे साक्ष्यों को नज़रअंदाज किया जाता है। आज भी उसे वर्षों बरस कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना पड़ते हैं। आज भी उसे वकीलों की बड़ी बड़ी फीस देना पड़ती है। उसकी जीवन बहुत ही कठिन होता जा रहा है। राजनेता, ये दुर्भाग्य का विषय है कि उनकी सोच अच्छी नहीं है, चिंतन अच्छा नहीं है और अब तो उनकी क्षमता भी अच्छी नहीं रह गई है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां उन्हें अपने लाभ के लिए अपने संकीर्ण दायरे से, संकीर्ण मापदंडों के तहत अपने कैंडिडेट को छांटती हैं, जो कि जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, धर्म के आधार पर, संकीर्ण राजनीति के आधार पर चयन किया जाता है और उनमें भी बाहुबली, अपराधी और धनबलियों को वरीयता दी जाती है। ये दुर्भाग्य और लज्जा का विषय है कि सभी राजनीतिक पार्टियां पैसा बांटकर, दारू बांटकर, साड़ी बांटकर, वोट को खरीदकर आज के कानून के तहत अपराध करते हुए चुनाव जीतते हैं और जिनके वोट से चुनाव जीतते हैं उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये दुर्भाग्य, लज्जा, शर्म का विषय है कि ये राजनेता जो हमारे वोट से चुने होते हैं वो हमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। वो पार्टी भिप से बंधे हुए, पार्टी हाई कमांड के आदेशों के से बंधे हुए लोग हैं और पार्टी का टिकट लेने में, जीतने में करोड़ों करोड़ खर्च करने के कारण आगे के चुनाव के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए पहले दिन से ही आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। चुनाव में भीड़ इकट्ठी करने के लिए, अपना दबदबा बनाने के लिए इन्हें आपराधिक तत्वों पर भरोसा जताना पड़ता है, उनकी मदद लेना पड़ती है। इसके कारण आपराधिक तत्व जो है इन राजनेताओं पर हावी होते हैं। यही कारण है कि बहुत सारे राजनेता अपने मंच पर ऐसे अपराधियों को बिठाने के लिए विवश होते हैं जिनकी सही जगह जेल में है। तो बहुत सारे नेताओं की खुद की जगह जेल में है और उनके जो सपोर्टर हैं उनमें से तो अधिकांश गुंडा टाइप के, बदमाश टाइप के, अपराधी टाइप के लोग होते हैं। चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। बिना रिश्वत दिए, बिना कमीशन दिए किसी का काम नहीं होता है। क्या हमने स्वतंत्रता इसीलिए पाई थी?